बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको मालूम है कि हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका टाइटल है ज़र। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़र की रसद। ज़र की रसद क्या होती है? ये वो कुल ज़ख़ीरा होता है जो कि मुल्क में मौजूद होता है। ये करेंसी की सूरत में हो सकता है, नोटों की सूरत में हो सकता है, या सिक्कों की सूरत में हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि करेंसी की वो मिक़दार जो लोगों के पास मौजूद होती है। ज़र की मिक़दार ज़्यादा होगी तो ज़र की रसद भी ज़्यादा होगी। और हमें पता है कि ज़र की रसद और आम अशिया की रसद में फ़र्क होता है। अगर हम ज़र की रसद की बात करें तो ये हम जानते हैं कि नोट एक हाथ से दूसरे हाथ गर्दिश करता है, जबकि अशिया की रसद का मामला ज़र के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अशिया की रसद में एक चीज़ हमने ली, वो चीज़ इस्तेमाल की और ख़त्म होगी, जबकि ज़र ख़त्म नहीं होता बल्कि ये क्या करता है, गर्दिश करता है। अब हम पढ़ेंगे कि ज़र की रसद के अनासिर कौन से हैं। सबसे पहला है इसमें M1 में आ जाती है C+DD। C आपकी करेंसी है जो कि कॉइन्स की सूरत में भी हो सकती है और नोटों की सूरत में। और DD क्या है? आपकी तलबी अमानतें या डिमांड डिपॉज़िट हैं, जिसको आप बैंक से किसी भी टाइम बैंक को नोटिस दिए बगैर निकलवा सकते हैं। और M2 कुछ लोगों का फिर ये भी व्यू था कि सिर्फ बैंक में रखी जाने वाली अमाउंट सिर्फ तलबी अमानतों की फॉर्म में नहीं होती। देख लेते हैं, उन्होंने मज़ीद एडिशन कर दिया। M2 कहते हैं ये होता है C+DD। ये दोनों बातें तो वही जो ऊपर से आ रही थी। और इसमें तीसरी कैटेगरी जो इंक्लूड की वो क्या है? TD। TD से मुराद हैं आपकी मियादी अमानतें यानी कि टाइम डिपॉज़िट। इसमें आप शॉर्ट नोटिस से बैंक में से रुपया अपना नहीं निकलवा सकते, क्योंकि इस पे आपको सूद मिलता है। आप जितना लंबा टाइम अपना पैसा बैंक के अंदर डिपॉज़िट रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर मिलता जाएगा। इसको कहते हैं मियादी अमानतें। यानी M2 में आ गया C+DD, ये वही जो M1 की बात थी, प्लस TD यानी कि मियादी अमानतें। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं M2 = M1, क्योंकि C+DD तो दोनों M1 ही है ना, प्लस TD। लेकिन फिर आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई करेंसी, हमें पता पहले नोटों की सूरत में होती थी, पहले सिक्के थे, फिर उसके बाद कागजी नोट आए, और उसके बाद मियादी ज़र भी गर्दिश में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि M3 क्या है। उसमें कहते हैं ये है C+DD+TD+GS। यानी कि तीनों बातें तो वही हैं जो ऊपर डिस्कस हो चुकी हैं। इसमें एक एडिशनल कैटेगरी इंक्लूड की गई जिसको लिखा हुआ है GS, यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। अच्छा जी, ये आ गया। M3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये है M2+GS। M2 तो एज इट इज़ वही है C+DD+TD यहाँ तक, और GS यानी कि गवर्नमेंट की कफ़ालतें और बॉन्ड्स। ये कफ़ालतें और बॉन्ड्स क्या होते हैं, यानी कि इस पे भी डिटेल्ड बहस की जा सकती है। यानी गवर्नमेंट ने जब भी उसको गवर्नमेंट ने कर्ज़ा लेना है या उसको जब भी पैसे की ज़रूरत होती है, वो लोगों से कर्ज़ा की सूरत में लेती है कि वो कफ़ालतें या बॉन्ड्स इशू कर देती है। ठीक है, तो ये थे ज़र की। अब ज़ाहिर बात है, जब आम अशिया की रसद की हम बात करें वो तो चीज़ें कंज्यूम हुई और ख़त्म हो गई, जबकि ज़र जो पैसा होता है वो एक हाथ से दूसरे हाथ गर्दिश करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हाथ में 10 रुपये हैं, ऐसे ही मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए कह रही हूँ। आप उसको शॉपकीपर को देते हो और वो 10 रुपये ये तो नहीं होता कि वो उसको ख़त्म कर देता है या नहीं डिस्पोज़ करता है, बल्कि वो उसको अपने यूज़ में किसी ना किसी तरह से इस्तेमाल करेगा कि वो नोट यूज़ हो जाए। यानी उसने हो सकता है कि किसी और जगह से जहाँ से उसने ख़रीदारी की होगी अपना माल की, उसने वो पेमेंट वहाँ पे दी, वो 10 का नोट वहाँ पहुँच गया, उसने अपनी किसी सिस्टर को दे दिया। यानी ये एक जो नोट होता है वो गर्दिश करता है। और हम देखते हैं कि नोट अक्सर हमारे पास कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने। जो पुराने नोट होते हैं उसकी वजह यही होती है कि वो जितने ज़्यादा नोट पुराना होता है उतना ही ज़्यादा वो गर्दिश में रह चुका होता है। अब हम देख लेते हैं कि ज़र की रसद के ज़राए कौन से हैं। सबसे पहला आ जाता है इनफरादी बचतें। यानी हम ज़र किस तरह से क्रिएट करते हैं। हमें अपने लेवल पे बचतें क्रिएट करने के लिए एक तो बचत का इरादा रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, हमारे पास बचत करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि हम बचत का इरादा तो रखते हों लेकिन हमारे पास बचत करने की क़ुव्वत ना हो, तो इस तरह से बचत तो नहीं हो पाएगी। बचत के लिए जिस तरह तलब के लिए हम कहते हैं ना, शय को हासिल करने का इरादा और शय को हासिल करने की क़ुव्वत, दोनों कैटेगरीज़ का होना ज़रूरी था। इसी तरह जब हम इनफरादी बचतों की बात करेंगे तो इसमें भी ये दोनों बातें होना ज़रूरी हैं। फिर हम बात करते हैं कारोबारी बचतें। अब कारोबारी बचतें में कौन से हो सकते हैं? अब 4 अफराद ने अगर मिल के आपस में कोई भी कारोबार किया है तो जो उसके मुनाफात जात हैं,
वो यानी उसमें से इनिशियली ख़र्चा निकालने के बाद जो कुछ अमाउंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, कुछ जैसे 8 लाख आपने अर्न किया, 10 लाख अर्न किया, लेट्स सपोज़ आपने 8 लाख तो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन ऊपर वाला 2 लाख ऐसी सूरत हाल या ऐसी सिचुएशन के लिए संभाल के रखेंगे कि कल को कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी ऐसी मुश्किल पेश आ जाए तो उस वक्त उस मुश्किल को डील कैसे करना है। ठीक है, यानी इनफरादी बचतें आपकी हमारे अपने पॉकेट से की जाती हैं, जबकि कारोबारी बचतें जो कि कारोबारी तबका करता है। फिर सरकारी बचतों की हम बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत हर साल बजट बनाती है और वो जून जुलाई इस तरह जून में अनाउंस किया जाता है। उसमें हुकूमत के अखराजात का भी एस्टीमेट लगाया जाता है और उसकी आमदनी का भी एस्टीमेट लगाया जाता है कि हुकूमत कितना ख़र्च करेगी, कि तालीम पे कितना देगी, सेहत पे कितना देगी और इसके आमदनी भी कितनी हासिल होगी, यानी हुकूमत आमदनी किस तरह से हासिल करती है। वो भी उसके भी 3 ज़राए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस करती जाऊँगी टैक्सेस के हवाले से कि हम अक्सर देखते हैं कि बजट में अनाउंस किया जाता है कि इतने टैक्स लगाए जाएंगे, इस टैक्सों की या जीएसटी या सेल टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हुकूमत की भी तो आमदनी अखराजात तो वो करती ही करती है, तो उसकी आमदनी को भी जनरेट करने का कोई ना कोई तरीका तो चाहिए ही है। ठीक है, अगर हुकूमत की अब हुकूमत किस तरह से बचतें कर सकती है, उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अगर हुकूमत की आमदनी है ज़्यादा है, उसका ख़र्च कम है, यानी हुकूमत 4 लाख ले रही है और जबकि उसका जो ख़र्च है वो कितना है 3 लाख, तो उसका बजट क्या कहलाता है, फाजिल बजट। और ये जो फाजिल बजट ही क्या कहलाती है, आपकी सरकारी बचत कहलाती है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हुकूमत की आमदनी के 3 अहम ज़राए हैं। सबसे पहले वो किस तरह से टैक्स लगाती है। टैक्सेस में 2 तरह के टैक्स आ सकते हैं, आपका बराह रास्त टैक्स भी है, आपका बिलवास्ता टैक्स है। फिर दूसरा क्या है, अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से कर्ज़े। ये अब किस तरह से होने हैं। अंदरूनी ज़राए से कर्ज़े तो डेफिनेटली फिर बैंक ही दे सकता है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हुकूमत बॉन्ड्स या सिक्योरिटी इशू करके लोगों से इनडायरेक्टली भी कर्ज़ा ले सकती है। जबकि बैरूनी कर्ज़ों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कहाँ से कर्ज़ा लेता है, IMF से। फिर तीसरा जो ऑप्शन आता है इनकम को जनरेट करने का, वो क्या है, खसारे की सरमायाकारी या डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग यही है कि हुकूमत, क्योंकि हम जानते हैं कि नोट छापने के कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, लेकिन यहाँ पे हुकूमत क्या करती है, बगैर गारंटी के, बगैर सोने को रिज़र्व में रखे क्या करती है, नोट छापती है, जिसकी वजह से मुल्क में क्या आ जाती है, महंगाई। अब चौथा तरीका है बैंक क्रेडिट। अब बैंक भी तो ज़र की तख्लीक करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, अगर आपने 100 रुपये अमानत बैंक में रखाई तो बैंक क्या करता है कि कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, क्योंकि जिनकी तलबी अमानतें हैं वो अपना पैसा किसी भी वक्त आपसे महफूज सरमाए के तौर पे रख लेता है। ठीक है, और एक हिस्सा वो स्टेट बैंक के पास जमा कराता है कि अगर कल को कोई मुश्किल हालात आ जाए तो स्टेट बैंक उसकी मदद कर सके, और जो बाकी हिस्सा है वो क्या होता है, कर्ज़े में डाल दिया जाता है। इसी तरह फिर हर बैंक क्या होता है 20% रख के, क्योंकि पैसे गर्दिश करते हैं तो ज़र की तख्लीक होती है, ये इसी तरह से चलता है। यानी ज़्यादा नोट नहीं छपते, वही नोट होता है जो बार बार सर्कुलेट करता है। फिर इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं जो कि बीमा या ऐसी पॉलिसीज़ लोगों में अनाउंस करके लोगों में अट्रैक्शन पैदा करती हैं हेल्थ या एजुकेशन के हवाले से, ताकि लोग इन्वेस्ट करें और वो रकम लोगों के हाथों से निकल के क्या आ जाए, बैंक के पास आ जाए या हुकूमत के पास आ जाए। फिर स्टॉक मार्केट है जहाँ पे बॉन्ड्स की ख़रीदो फरोख्त होती है। अब बॉन्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, हिस्सा शेयर्स का मतलब ये है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स ख़रीद लिए हैं तो आप उसके प्रॉफिट और लॉस के भी क्या हो जाते हैं, ज़िम्मेदार। यानी अगर वो कंपनी 10% प्रॉफिट अर्न करेगी तो आप उसके प्रॉफिट शेयर बन जाएंगे, आपका प्रॉफिट भी 10% हो जाएगा। अगर उस कंपनी को लॉस हो जाते हैं, जितना भी आपने शेयर लिया होगा आप उस हिसाब से उस कंपनी का प्रॉफिट शेयर लेंगे या आप नुकसान के भी हिस्सेदार बनेंगे। फिर बात करते हैं डिबेंचर्स की। अब डिबेंचर्स का और हिस्सस में मेजर फ़र्क यही है कि हिस्सस में आपको प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट मिलेगा और लॉस के साथ लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा, जबकि डिबेंचर्स में आपको एक फ़िक्स पेमेंट मिल जाएगी। उसमें आपका इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आया प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। और इसी तरह गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बचत के सर्टिफिकेट भी लोगों को अट्रैक्शन डाल देती है लोगों के दिलों में कि इस पर इतना % आप शरह सूद अर्न करेंगे, और लोगों से इनकम क्या करती है, जनरेट। और सरकारी कफ़ालत है, ये सब, ये इनफैक्ट ये जो सारे टूल्स हैं इसका मकसद यही है कि लोगों से पैसा लेके उसको सर्कुलेशन से किसी ना किसी तरीके से बाहर किया जाए। तो ये था हमारा टॉपिक। आज हमने बड़े डिटेल से पढ़ा कि ज़र की रसद के नासिर कौन कौन से हैं, बचते, फिर ज़र की रसद के ज़राए, उसमें इनफरादी बचते थी, कारोबारी बचते, सरकारी बचते,
फिर बैंक, क्रेडिट, इंश्योरेंस कंपनियाँ और स्टॉक मार्केट। और इसकी हमने सब कैटेगरीज़ को भी डिटेल से पढ़ा। आप इस लेक्चर को फोकस्ड होके सुन लीजिए। कोई मसला हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।